तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 252 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग उस इनहेरिटेंस को ले रहा होता है, लेकिन तभी एक अननोन डेमन नोट उससे आके कॉन्शियसनेस से टकराता है और हमें लू फेंग की विल पावर को दिखाया जाता है, जो कि वो डेमन नोट उसको तोड़ने की कोशिश करता है। और यहाँ पे लू फेंग की वो कॉन्शियसनेस भी उसके सामने कमजोर पड़ने लगती है और लू फेंग के अंदर मेमोरी आती है जब उसकी माँ उसे सुलाने की कोशिश करती है। और यहाँ पे वही डेमन नोट लू फेंग को भी सुलाने की कोशिश कर रही थी, उसे इल्यूजन में डाल रही थी। यहाँ पे लू फेंग को स्लिप करने की कोशिश करी थी, लेकिन लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि इसको रेजिस्ट कर रहा होता है, लेकिन लू फेंग उतना ही नीचे डूबा जा रहा होता है उस इल्यूजन में। और हमें दिखाया जाता है सीन चेंज कर लू फेंग को 1238 लेवल में, जहाँ पे लू फेंग की फाइनली आंखें खुलती है। और जब आंखें खुलती है तो लू फेंग एक रोबोट की तरह बिहेव कर रहा था, जो फाइनली अपने एक लेवल बैक हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ का डेमन नोट चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से लू फेंग अपने कॉन्शियसनेस को फिर से रियलिटी में ला पाता है और वो जल्दी से अपनी आंखों को खोलता है और उसकी पसीने से तरबतर हो चुका होता है। और वो क्या था, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था। नया ये डेमो नोट, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था इसको विथ स्टैंड करने के लिए। और यहाँ पे लू फेंग उसके इल्यूजन में पड़ ही गया था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे लू फेंग को भी नहीं पता था और लू फेंग कैसे भी करके उस इल्यूजन से बाहर आ चुका था। और यहाँ पर लू फेंग अपने में सोचता है कि शायद मैं यहाँ का डेमन नोट में इनहेरिटेंस बन के आया हूँ, तभी ये डेमन नोट मुझ पे इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल रहा है। और फिर लू फेंग कहता है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। और लू फेंग अपने क्लाउड कंडे वाइन को, जो कि 3000 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो सकता था, वो उसको आगे भेजता है ताकि वो आगे के रास्ते को देख सके कि आगे कौन सा लेवल है और क्या वहाँ कुछ मौजूद है या फिर नहीं। और लू फेंग अपने क्लाउड कंडे वाइन को आगे भेजता है और हमें बताया जाता है कि क्लाउड कॉन्टेक्ट 1 यूनिवर्सल लेवल में आ चुका था। उस वक्त वो अपने 72 वाइन्स को यूज कर सकता था और अभी के दिन में लू फेंग का क्लाउड कॉन्टेक्ट 1 डोमेन लॉर्ड लेवल में आ चुका था, जो कि 3000 किलोमीटर आराम से कर सकता था। अगर चाइना से इसका शुरुआत किया जाए तो पूरे टेरिटरी को कवर कर सकता था। लेकिन तभी लू फेंग जब अपने क्लाउड कॉन्टेक्ट 1 को आगे बढ़ाता है तो वहाँ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, कुछ भी लू फेंग के उस क्लाउड कॉन्टेक्ट 1 को रोकने की कोशिश नहीं करता है। और लू फेंग भी सरप्राइज हो जाता कि आखिर ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर कोई चीज मेरे आके क्लाउड कॉन्टेक्ट 1 टच क्यों नहीं कर पा रही है। और लू फेंग ने जब क्लाउड कॉन्टेक्ट 1 को आगे भेजा होता तो आगे कुछ नहीं होता, मतलब कुछ भी नहीं, उसको टच भी नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पे लू फेंग को समझ नहीं आता कि आगे चल क्या रहा है। और फिर लू फेंग शॉक होते हुए कहता और फिर अपने दूसरे को भेजता है और दूसरा क्लाउड कॉन्टेक्ट 1 का आर्म्स उसकी तरफ जाता है जहाँ पर स्टेयर्स होता है, लेकिन फिर भी वहां पे ऐसा लगता है कि वहां स्टेयर्स है ही नहीं, वहां कुछ भी मौजूद नहीं। लू फेंग को विश्वास नहीं होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन तभी बबाता उससे कहते, लू फेंग मैं इसे समझ गई हूँ, तुम अपने एक रोबोट को निकालो और इसे ट्राई करो फिर से। और यहाँ पे लू फेंग ने अपने आप से एक रोबोट को निकाला जो कि एक कम्प्लीटली गोल्ड होता है और ये रोबोट वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के द्वारा दिया गया था लू फेंग को गार्ड करने के लिए। और ये सिमिलर है लिक्विड सिल्वर गार्ड्स के, लेकिन ये ज़्यादा ड्यूरेबल है और ये रोबोट्स कंपनी के द्वारा ही प्रोवाइड किए गए थे। और अब फिर वो रोबोट बाहर निकलता है और लू फेंग को अपना मास्टर मानता है। और यहाँ पे लू फेंग ऑर्डर करता है कि जाओ उस स्टेयर्स पे जाओ। तो यहाँ पे वो सुनकर वो रोबोट आगे बढ़ता है और जैसे ही वो आगे एयर में जाके उस स्टेयर्स पे रुकता है तो वहाँ पे वो कहता है, मास्टर यहाँ पे कोई भी स्टेयर्स नहीं है, मैं इस पे नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन आप जहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि आप कैसे स्टैंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे रोबोट जब स्टेयर्स पे खड़ा होने जाता तो वहाँ पे स्टेयर्स होता ही नहीं है, उसे ऐसा लगता है कि वहाँ नीचे कुछ है ही नहीं। लेकिन लू फेंग जहाँ होता है वहाँ पे वो रोबोट रह सकता था, लू फेंग अपने स्टेयर्स को फील कर पा रहा था। जिसके बाद लू फेंग इन सारी इंफॉर्मेशन को सुनता है और उसे कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। और यहाँ पे लू फेंग फिर से अपने रोबोट को अपने स्पेस रिंग में रख लेता है और तभी बबाता उसे कहती है कि यहाँ पे मैंने जो गेस किया है शायद वो गलत नहीं हो सकता। तो लू फेंग इसके बारे में पूछता है और
यहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा समझने लगा था। और अब फिर बताता उससे क्या थे लूफे, ये मिस्टीरियस इनहेरिटेंस प्लेस, यहाँ पे कई सारे ट्रेस भी मौजूद है और यहाँ पे सिर्फ इनहेरिटेंस ही उसको ले सकते हैं। जैसा कि तुमने अपने इनहेरिटेंस टीचर का लिया था, तो टीचर ने तुम्हारे लिए जो बैंक अकाउंट छोड़ा था वो सिर्फ डिस्पल ही ले सकता है और अभी सिर्फ तुम ही उनके डिस्पल हो, तो तुम ही सिर्फ उनके बैंक अकाउंट्स को ले सकते हो। और बताता उससे क्या थी, मेरी एक थ्योरी के अनुसार ये जो टेरिफाइंग इनहेरिटेंस पैलेस है वो बहुत लंबो समय से मतलब ट्रिलियंस ईयर पहले से बना हुआ है, जो कि अनडाइंग बीस्ट से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। और इसी कारण वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी अपने एब्सोल्यूट अनडाइंग बीइंग को यहाँ भेजा करती है। और फिर वो कहती है कि शायद ये बंदा जिसने इस इनहेरिटेंस को बनाया है वो तुम्हारे टीचर से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो सकता है कि यहाँ का कोई इटर्नल बीइंग हो। तो लू फेंग भी यहाँ भी बढ़ता है। और अब फिर बात आगे कहती है कि यहाँ पे एक ही रीजन हो सकता है कि तुम्हारी एबिलिटी से वो बहुत ज्यादा दूर है, तुम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और वो कहती है कि यहाँ पे प्लांट लाइफ फॉर्म या फिर मशीन को सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन जब तक कोई एक इनहेरिटर ना होगा यहाँ का स्टेयरकेस को वो नहीं सह पाएगा, वो इसको महसूस नहीं कर पाएगा। सिर्फ इनहेरिटेंस ही इस स्टेयरकेस को महसूस कर पाएगा। फिर यहाँ पे बताता उसको कई सारी चीजें बताती है जो कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे सिर्फ ऐसे ही बकवास होती है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि बबाता की बातों को सुनकर वहाँ पे अपने ब्लैक क्लॉथ लू फेंग मोसा क्लैन की बॉडी को निकालता है, जो कि लू फेंग के अर्थ के बॉडी के सिमिलर होता है। और यहाँ पे आपको डेमन नोट के बारे में तो पहले से ही पता था कि जिसके पास सोल होता है उसी को ही सिर्फ अफेक्ट कर। लू फेंग के मोसा क्लैन के बॉडी के पास कोई भी सोल नहीं है, तो यहाँ का डेमन नोट उसको जरा भी अफेक्ट नहीं करेगा। और अब फिर यहाँ पे लू फेंग ने अपने मोसा क्लैन के बॉडी को निकाल लिया था और उसने क्लोन बनाया था और ह्यूमन बॉडी के एनर्जी के जैसा, ताकि यहाँ के जो इनहेरिटेंस है उसको पता न चले कि ये कोई और है। और यहाँ पे लू फेंग का मोसा क्लैन का बॉडी स्टेयरकेस पे जाने लगता है और जैसे ही वहाँ पे वो स्टेयर्स पे लैंड करता है वहाँ पे सॉलिड स्टेन स्टेयर्स आ जाते हैं, जबकि रॉबर्ट और वहाँ पे क्लाउड कॉन्डे वाइन गए थे तो वहाँ पे उनको महसूस नहीं हुआ था। अब यहाँ पे मोसा क्लैन ने लू फेंग का ही क्लोन बना लिया था, जैसे कि वहाँ पे किसी को नहीं पता चलता कि ये असली वाला लू फेंग है या फिर कोई और लू फेंग है। और यहाँ पे हमें मोसा लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है बहुत अच्छे, और फिर वो ऐसे ही करके अगले स्टेप और अगले लेवल पे जाने लगता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है डेमन नोट जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होता है, वो मोसा लू फेंग में जाके टकराता है, लेकिन यहाँ पे उसमें कोई सोल नहीं होता है और ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग सुपर हिप्नोटिज्म को भी रखता है जो कि आराम से किसी को जॉम्बी बना सकता है। लेकिन मोसा लू फेंग के पास कोई कोर नहीं थी और यहाँ पे कोर ह्यूमन अर्थ बॉडी में रखी हुई थी, जिसके मुताबिक मोसा लू फेंग इससे अफेक्ट नहीं पड़ता है और यहाँ पर सोल अटैक का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे बढ़ने लगता है और ऐसे ही करके वो एक एक लेवल आगे बढ़ रहा होता है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो ग्रेट बीइंग इस इनहेरिटेंस को छोड़ा था उसे भी नहीं पता चलता कि लू फेंग है या फिर कोई और है। और यहाँ पे उसने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि एक बॉडी के पास जिसके पास सोल है उसी के जैसा एक दूसरा बॉडी भी हो सकता है जिसके पास कोई सोल है ही नहीं। और अब फिर वो ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है और मोसा लू फेंग की बॉडी को दिखाया जाता है जो कई सारे लेवल्स को पार करते हुए 3233 लेवल्स पे आ चुका होता है। और यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट का फाइनल लेवल होता है जहाँ पे हमें पीछे दिखाया जाता है कि उसके बगल में 1000 मीटर टॉल स्ट्रेंथ आउटवर्ड फिल्ड पेक्यूलर स्टैचूज होता है जहाँ पे दो बड़े गोल्ड डोर्स मौजूद थे। और तभी जब लू फेंग वहाँ आता है तो बड़ा सा दरवाजा खुलता है और वो एक श्राइन होता है और वहाँ से शॉकिंग प्रेशर लग रहा था। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है बड़े से जायंट को जो कि एक फ्यू 100 मीटर टॉल था। लू फेंग एक चींटी के समान लग रहा था और अब फिर लू फेंग वहाँ पे चला जाता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वहाँ से एक आवाज आती है टैबलेट में से जहाँ से वो कहता है कि तुम 61,200 फर्स्ट इनहेरिटेंस हो जो कि यहाँ पे आए हो फर्स्ट लेवल में और तुम्हें ये अधिकार है कि तुम टाइटल बिगनर के बिगनर रिवॉर्ड को ले सकते हो। और जैसे ये शब्द फिनिश होता है वहाँ पे लू फेंग के सामने यहाँ पे ट्रेस आने के लिए होते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग उन्हीं सारे ट्रेस के इंतजार में था, लेकिन तभी वो कॉम्प्लेक्स मिस्टीरियस वॉइस फिर से कहती है कि यहाँ पर आने के लिए पहले तुम्हें 3333 लेवल्स के इनहेरिटेंस स्टेज को कंप्लीट करना पड़ेगा। और यहाँ पे सेकंड हो सकता है कि तुम्हें फोर्सफुली डेमन नोट को यूज करके उसे फोर्सफुली पास करना होगा। और लू फेंग ने यही किया होता है कि उसने अपने मोसा क्लैन के बॉडी को भेजा होता है और वहाँ पे डेमन नोट्स उसको फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करने की कोशिश किए थे, लेकिन उसमें सोल नहीं था तो आराम से उसको झेलते हुए आगे
चलता गया था और यहाँ पे लू फेंग उन सारी बातों को समझ रहा था। अब फिर लू फेंग ने सुना तो वो भी शॉक हो जाता है। वहाँ पर वो वॉइस आगे क्या आता है कि इन डेमन नोट्स को जो कि फर्स्ट लेवल में तुम मिले थे तो तुम इन सब को सह पा रहे हो, मतलब कि तुम कम से कम ना भी तो एक यूनिवर्स नाइट जरूर होगे। और यहाँ पे सिंपल बीइंग जो कि यूनिवर्स नाइट है, मतलब ये हुआ कि तुम एब्सोल्यूट बीइंग हो इस यूनिवर्स में और तुम्हारी आंखें इन लिटिल ट्विस्ट पे जरूर होगी जो कि मैंने छुरा होगा। और जबकि तुम पर्सनली यहाँ पे आए हो तो मैं तुम्हें उन ट्रेस को दूंगा जो कि तुम लेने आए हो। और ये वॉइस खत्म होने के बाद वहाँ पे 2 एनर्जी बॉल फ्लोट होती है जो कि वही ट्रेस होते हैं जो कि फर्स्ट लेवल को पास आउट करने के बाद मिलते हैं। वहाँ पे एक गोल्डन एनर्जी बॉल होती है, वहीं पे एक ग्रे बॉल होती है। अब यहाँ पे लू फेंग सारी चीजों को समझ गया होता है और यहाँ पे लू फेंग समझ गया होता है कि यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्स नाइट ही आ सकता है जो कि बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। और नाइट वो होते हैं जो कि आराम से स्पेस और टाइम को स्प्लिट कर सकते हैं और वो यूनिवर्स कंट्री के एब्सोल्यूट बीइंग होते हैं जो कि आराम से किसी भी यूनिवर्स कंट्री या फिर डोमिनेट कर सकते हैं गैलेक्सीज और काउंटलेस लाइव्स के ऊपर और वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। और यहाँ पे ऐसे कई सारे लू फेंग बातें सोचता है जो कि उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसको मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर हमें उन मिस्ट को दिखाया जाता है जिनमें एक गोल बॉल होता है, वहीं पे एक ग्रे फ्लोटेड कर रहा होता है और वहां पे हमें दिखाया जाता है उस ग्रे बॉल को जो कि एक्सप्लोड करके एक ग्रे स्टोन बोर्ड बन जाता है जो कि 3 मीटर लंबा, मीटर वाइड होता है और इसमें कम्प्लेक्स इंकार्विंग्स बनी हुई थी और वो एक बर्ड लाइक क्रिएचर की तरह लग रहा था। और हमें गोल्ड एनर्जी बॉल को दिखाया जाता है जो कि एक्सप्लोड होके ओपन होता है और उसमें से क्रिस्टल लाइक गोल्ड फ्रूट निकलता है। और यहाँ पे हमें बताया जाता कि ये वैसा ही था जैसा कि लू फेंग ने अर्थ पे कैट एंड नॉप पे मेलन को खाया था और वो भी वैसा ही लग रहा था। और अब फिर हमें उस स्टोन बोर्ड को दिखाया जाता है और उस फ्रूट को, जहाँ पे वो बंदा कहता है कि यही ट्रेस है जो कि इनहेरिटेंस पैलेस में तुम्हारे लिए छोड़ा गया था। और अब फिर बताता जब सामने देखती है तो वो भी शॉक हो जाती है कि क्या लुओ फू लियो बोर्ड। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये और बताता क्या आती है कि इसने फर्स्ट पार्ट में उसने एक्चुअली एक ट्रेजर छोड़ा है जो कि लुओ फू लीव बोर्ड होता है। तो ये सुनकर लू फेंग पूछता कि आखिर ये क्या है, तो बताता उससे कहती है कि ये बोर्ड जो है वो तुम्हारे डार्क क्लाउड शटल के सिमिलर है और ये एक फ्लाइंग वेपन है जिस पर तुम खड़े होकर उड़ सकते हो। तो लू फेंग इससे क्यूरियस होकर पूछता है कि फ्लाइंग स्पिरिट वेपन। अब यहाँ पे लू फेंग बबाता से पूछता है कि क्या ये बोर्ड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो बबाता हंसते हुए कहती है क्या मजाक है। लू फेंग यहाँ पे लेवल 1 to 5 से स्पिरिट वेपन्स होते हैं जिसको अनडाइंग बीइंग यूज कर सकते हैं और अनडाइंग बीइंग भी ऐसे वेपन्स को नहीं बॉर्डर कर सकते हैं, उन सबको खरीद नहीं सकते हैं। अब देखा जाए 9 गॉडली वेपन जिसमें कि तुम्हारा नॉन आर्मर्स आता है वो एक एवरेज अनडाइंग बीइंग यूज कर सकता है, नहीं तो यहाँ पे स्ट्रेन और भी बेहतर हो सकता है। और अब फिर वो कहते लू फेंग तुम्हें ये बात जानना चाहिए। और यहाँ पे वो बताती है कि लू फू ली बोर्ड ये एक एक्सेप्शनल फ्लाइंग स्पिरिट वेपन है जो कि अनडाइंग वेपन्स में आया करती है और फ्यू ऑफिशियल लेवल्स के बंदे के पास ही ये मौजूद हो सकता है और यहाँ पर एम्पर लेवल के पास ये हो सकता है। फिर वो कहती है कि इसकी पावर बहुत ज्यादा शॉकिंग है। तो ये सुनकर लू फेंग भी स्टन हो जाता है और लू फेंग पूछता है कि क्या सिर्फ ऑफिशियल लेवल के पास ही हो सकता है, मतलब क्या मेरे टीचर के पास ही होगा। तो वो आता उससे पूछती है किसके पास, अगर ट्रू यान के पास तुम बोलो तो उनके पास डेफिनेटली एक ऐसा होगा, लेकिन तुम्हारे मास्टर वो बहुत ज्यादा वीक है और वहां पे उनके पास ये वेपन नहीं हो सकता है। और वो कहती है कि ये लूफी लू बोर्ड को प्राइस 1 to 2 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर है और यहाँ पे कहीं कम पीपल होंगे जो कि इन्हें बेचना चाहेंगे। तो लूफी ये सुनकर शॉक हो जाता है कि क्या इतना ज्यादा महंगा। और यहाँ पे हमें इस प्राइस को बताया जाता है जो कि कंपेयर किया जाता है गैलेक्सी को, इसको मैं स्किप करता हूँ। फिर यहाँ पे लूफी एक लंबी सांसें भरता है और यहाँ पे वो कहता है ये पूरा का पूरा स्टोन बोर्ड में पूरे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टारफील्ड के बराबर है। फिर बबाता उससे कहती है कि हाँ ये हो सकता है और यहाँ पे उन दोनों में कई सारी बातें होता है। और अब फिर यहाँ पे लू फेंग उससे दूसरा सवाल पूछता है कि ये फ्रूट क्या है। तो यहाँ पे बबाता भी कहती है कि मुझे भी नहीं पता, मैं तुम्हारे टीचर को 60 मिलियन ईयर्स तक फॉलो किया है और मैंने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ देखा भी है, लेकिन मैंने कभी भी इस गोल्ड फ्रूट के बारे में नहीं सुना है। शायद ये कोई स्पेशल गोल्ड फ्रूट होगा, लेकिन हो सकता है ये पहले से डिफरेंट होगा। और अब फिर हमें श्राइन का सीन दिखाया जाता जहाँ पे लू फेंग ने उन दोनों फ्लोटिंग ट्रेस को ले लिया था और यहाँ पे वो ज्यादा बात नहीं करता है। और तभी हमें दिखाया जाता बिगिनर रिवॉर्ड्स को, जहाँ पे फर्स्ट लेवल लुओफुल लीव बोर्ड्स और फ्लाइंग स्पिरिट वेपन होता है रीडर के लिए, और सेकंड गोल्ड सोल फ्रूट जो कि एक मिस्टीरियस फ्रूट्स होता है जो कि एवरी 3000 एरास में ही बनता है और वो एक स्पेशल क्वालिटी का होता है जो कि स्पेशली सोल को चेंज करने के लिए होता है और ताकि वो इसको यूज करके अपने
अपने इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करके अपने सोल को और भी ज्यादा इवॉल्व कर सके, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका सोल होगा उतना ज्यादा आप डेमन नोड्स को कंट्रोल करके उसे रिपेल कर पाएंगे और आप उतना ज्यादा इनहेरिटेंस को गेन कर पाएंगे। और आप फिर लू फेंग रियलाइज कर लेता है और उन दोनों ट्रेयर्स को अपने स्पेस रिंग में रख लेता है। और आप फिर लू फेंग कहता है कि ये गोल्ड सोल फ्रूट ये मेरे सोल को चेंज कर सकता है। और यहाँ पे लू फेंग अपने इन सारी चीजों को समझ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। और अब फिर हमें मोसा लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों ट्रेयर्स को लेके पीछे उड़कर आ जाता है और वो अपने ह्यूमन बॉडी अर्थ बॉडी पे आ चुका होता है उसी 1237 लेवल पे। और वहां पे हमें दिखाया जाता है वो अपने स्पेस रिंग को अपने बॉडी को दे देता है, फिर इंटरनल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उस श्राइन में स्माइल कर रहा था और वो हंसते हुए कहता है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, यहाँ पे मेरे मिस्ट्रेस और कई सारे मिरेकल्स होते हैं और ये बहुत ज्यादा सक्सेस देखा जा सकता है। और तभी हमें वेब के साथ वो ट्रांसलूसेंट गोल्ड फ्रूट को दिखाया जाता है जिनमें से गोल्ड एनर्जी विबल नेकेड आई से भी दिखाई देने पड़ रही थी। और यहाँ पे लू फेंग बिना हेसिटेट किए उस फ्रूट को लेता है और बाइट मारता है। और यहाँ पे लू फेंग जानता था कि ये क्या करता है, उसके सोल को इवॉल्व करा के चेंज कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही उस सोल फ्रूट को खाता है वो उसकी बॉडी में जाने लगता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसके स्किन से भी बाहर एनर्जी फ्लो करने लगती है जो कि उसके पूरे बॉडी को चेंज करने लगती है। और यहाँ पे लू फेंग को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और लू फेंग अपने सोल के इवोल्यूशन को भी क्लियरली फील कर पा रहा था और यहाँ पे उसकी आंखें भी चमकीली हो जाती है। और अब फिर लू फेंग एक्साइटेड था और वो कहता है कि चलो मैं फिर से अपने इनहेरिटेंस को और भी आगे ले जा सकता हूँ। जिसके बाद हमें तभी बवाता का वॉइस दिखाया जाता है जो लू फेंग के माइंड में कहते हैं, लू फेंग अगर देखा जाए लो फ्यू लू बर्ड्स के ट्रेनिंग के बारे में तो मैं तुम्हें सबसे पहले इसके लिए एक वार्निंग दे देना चाहती हूँ। तो ये सुनकर बवाता से वो पूछता कि क्या बात है। तो बवाता उससे कहती है कि तुम्हारी सोल कंप्लीटली इवॉल्व होते जाएगी। और यहाँ पे वो कहती है कि यहाँ पे तुम लिव योर बोर्ड के बारे में ट्रेनिंग करना चाहोगे। तो बवाता उससे कहती है कि अगर नॉर्मल बोर्ड या फिर नॉर्मल स्पिरिट वेपन्स को यूज करना है तो बहुत ही अलग होता है, लेकिन ये लुओ फॉर लियो बोर्ड्स ये बहुत ही अलग है जिसमें कि ये ट्रेड ऑफ ओन लाइफ है। मतलब कि ये खुद का दिमाग रखता है लेकिन ये उतना नहीं है जैसा कि क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन का है। तो ये सुनकर लू फेंग हंसता है और कहता है कि क्या मुझे अपने रेस्ट को काटना पड़ेगा। तो बवाता उससे कहती है कि हाँ ऐसा ही करना होगा, तुम्हें अपने खून को इसको पिलाना होगा क्योंकि इसमें एक हिंट ऑफ लाइफ है और ये एक लाइफ फॉर्म की जैसा नहीं कंसिडर किया जा सकता है जैसा कि तुम्हारे क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन है, लेकिन इसको भी तुम्हारा खून चाहिए ताकि ये तुम्हें अपना मास्टर मान सके और इसके बाद तुम अपने स्पिरिट एनर्जी से इसको यूज कर सकते हो। लेकिन याद रखना इसको यूज करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तो ये सुनकर लू फेंग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बवाता उससे कहती है कि ये भी तुम्हारे स्किन के साथ मेल्ट हो जाएगा और इसमें फॉर्म भी बन सकती है। तो ये सुनकर लू फेंग और भी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि बवाता के कहने का मतलब ये था कि जैसा कि क्लाउड कॉन्टेक्ट वन उसके बॉडी से बाहर निकलती है वैसे ही ये बोर्ड लू फेंग के बॉडी से बाहर निकल गई। और यहाँ पे लू फेंग सरप्राइज होते हुए पूछता है कि क्या ये मेरी जेनेटिक आर्मर के सिमिलर होगा। तो यहाँ पे बवाता उससे कहती है कि हाँ ये कई सारे आर्मर के शेप्स भी ले सकता है और इसमें ऑटो डिफेंस एबिलिटी नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे आर्मर को यूज करके तुम्हें चोट से बचा सकता है और ये डेफिनेटली तुम्हारे डार्क क्लाउड शटल से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो लू फेंग सबको समझ जाता है और अपने कलाई को काट के अपने फ्रेश ब्लड को उस स्टोन बोर्ड पे गिरा देता है ताकि उसको अपने लिए यूज कर सके। जैसे ही लू फेंग करता है उसमें से इनकार्विंग्स बनने लगती है जो कि बर्ड पिक्चर्स के समान होती है। और अब फिर में सीन चेंज के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग ने उसको फीड कर लिया होता है, जिसके बाद लू फेंग ने अपने स्पिरिट एनर्जी को फिर से यूज करके इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया होता है। और लू फेंग को एहसास हो चुका था कि उसका सोल इवॉल्व हो चुका है। और अब फिर यहाँ पे लू फेंग ऑर्डर देता है कि मैं यहाँ पे 3 साल से इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरी सर्वाइवल मिशन इस डेमन माउंटेन में कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा और वो कहता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो मेरे टीचर बहुत ज्यादा परेशान होंगे। लू फेंग बवाता को ऑर्डर देता कि बवाता मेरे लिए कनेक्शन को ओपन करो वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में। तो बवाता भी कहती कि मैं समझ गई। अब यहाँ पे लू फेंग वर्चुअल यूनिवर्स में कनेक्ट करता है जहाँ पे उसने अपने थ्रेड ऑफ कॉन्शियसनेस को वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क के यूजियांग माउंटेन में भेजा होता है जो डायरेक्ट एब्सोल्यूट बिगनिंग डिस्ट्रिक्ट के लू फेंग के विला में जाता है और वो वहाँ पे अपीयर हो जाता है। और हमें वहाँ के सारे गार्ड्स और स्टाफ को दिखाया जाता है जो लू फेंग के आने से बहुत ज्यादा शौक हो चुके थे और वहां पे आके उनके सामने झुकते और कहते योर मेजेस्टी। और हमें वहां पे ऑडो को दिखाया जाता है जो कि आके उनके सामने झुकता है और कहता है योर मेजेस्टी इन सालों में आपका न्यूज नहीं मिला था, हमें तो लगा कि आप मारे जा चुके हैं।
तो ये सुनकर लू फेंग पूछता है कि मारा गया था, आखिर किसने ये न्यूज फैलाया। तो औरो कहता है कि मुझे भी नहीं पता है। और फिर लू फेंग आगे बढ़ता है और सोचता है कि शायद ये मोलुओ ने ही किया होगा और उसने इस रूमर को फैलाया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। और फिर लू फेंग ये सब सोचकर अपने विला की ओर निकल जाता है और वो अपने डेस्क पे बैठकर अपने लैपटॉप को खोलता है और अपने मेल्स को चेक करता है जो कि उसके फैमिली फ्रेंड टीचर के द्वारा भेजे गए थे। और फिर जब लू फेंग चेक करता है तो वहाँ पे कई सारे कॉल्स आए हुए थे और यहाँ पे हमें दिखाया जाता मान का प्रिंस वूका को, जो कि उसको मेल भेजा हुआ था। और वो कहता है लू फेंग तुम बहुत ज्यादा विशियस हो, तुम 3 साल से गायब रहे थे और तुमने एक इम्पॉसिबल लेवल मिशन को चूज किया था। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे कि तुम कहीं डेमन माउंटेन में मारे न गए हो। और यहाँ पे वो कहता है जल्दी से यहाँ आओ, हमने तुम्हें कई सालों से नहीं देखा था। और वहाँ पे हमें रोंगजुन को भी दिखाया जाता है, मुझे पता था कि तुम नहीं मरने वाले हो। और फिर यहाँ पे लू फेंग अपने फैमिली से मिलता है जहाँ पे पहले ही वो ग्रैंडफादर बन चुका था और इन 200 सालों में लू फेंग का परिवार बहुत ही बड़ा हो चुका था। और यहाँ पे लू फेंग मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जीने वाला था, तो न जाने उसका फैमिली कितना बड़ा होने वाला था। और फिर वहीं पे हमें जीजिन को दिखाया जाता जो कि खुश भी होती है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी और यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी होती है। और फिर लू फेंग वहाँ पे बातें होता है जिसके बारे में शिनचैन को लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे उसने सबसे बात कर लिया था। और फिर वो अपने ट्रू एंड एम्प्रेस से पर्सनली बात करने जाता है एब्सोल्यूट बिगिनिंग रीजन में। और यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट बिगिनिंग रीजन लू फेंग के लिविंग रूम को दिखाया जाता जहाँ पे ट्रू एंड उसके सोफा पे लू फेंग को देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि तुमने 3 सालों में अपना कोई भी न्यूज नहीं दिया, आखिर तुम डेमन नॉट माउंटेन में क्या कर रहे थे कि तुम्हें सारे कम्युनिकेशन को बंद करना पड़ा। तो लू फेंग के सामने झुकता है और वो कहता है टीचर ये सारी मेरी मिस्टेक थी। अब यहाँ पे हमें ट्रू एंड एम्परर के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल करते थे और यहाँ पे वो लू फेंग की बहुत ज्यादा कदर भी करते हैं। और यहाँ पे टीचर का कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्ट्रॉन्ग था और वो अपने प्रिंसिपल को अपने बच्चों के जैसे केयर किया करते थे, वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव भी थे। और यहाँ पे जब उन्हें पता चला कि लू फेंग यहाँ पे बहुत सालों से नहीं आया है तो उन्हें भी थोड़ी सी परेशानी होने लगी थी। और अब फिर हमें यहाँ दिखाया जाता लू फेंग को जो कहता है कि यहाँ पे आपके स्टूडेंट ने किसी मिरेकुलस इनकाउंटर को इनकाउंटर किया है। तो ये सुनकर टू एन की आंखें चमक उठती है और वो कहते हैं कि क्या इनकाउंटर किया, क्या तुमने इनहेरिटेंस प्लेन्स को तो नहीं इनकाउंटर किया ना। तो ये सुनकर लू फेंग भी शॉक हो जाता है और कोई हेसिटेट नहीं करता। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते क्या लू फेंग अपने उस इनहेरिटेंस पैलेस के बारे में बता देता है या फिर नहीं, या फिर लू फेंग अपने टीचर से छुपाने वाला है क्योंकि वहां पर उस इनहेरिटेंस पैलेस को पाने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल बनना था। तो क्या लू फेंग इसको बताकर गलती करता है या फिर लू फेंग इसको छुपा लेता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।